नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज विचार करेंगे कि क्या ईडी की शक्तियां जो हैं वो इतनी अधिक हैं कि वो बगैर किसी कारण के, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर कोई डॉक्यूमेंटेशन के किसी को भी देश के कर्णधार के इशारे पर गिरफ्तार कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन किया है। अब पीठ 2 साल पुराने फैसलों की समीक्षा करेगी, जिसमें प्रवर्तन निर्देशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और सम्मन भेजने और निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीम शक्तियां दी गई थी। ये बात सर्वोच्च न्यायालय में इसकी समीक्षा की जानी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 वर्ष पुराने फैसलों की समीक्षा के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन किया, जिसमें प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, सम्मन भेजने और निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां प्रदान की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया साहब, न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पुनर्गठित पीठ 7 मई यानी कल 2025 को मामले की सुनवाई करेगी। पिछले कुछ दिनों में इस मामले की सुनवाई कई बार स्थगित हुई है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पेश हुए वकीलों, जिनमें कार्ति चिदम्बरम साहब, जो चिदम्बरम के बेटे हैं, जैसे याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिंघवी साहब शामिल हैं, उनको आश्वासन दिया है कि मामले की 2 दिन तक निर्बाध सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जुलाई 2022 के फैसले पर पुनर्विचार को अंतर न्यायालय अपील के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत के 27 जुलाई 2022 के फैसले ने एक आरोपी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन लिया, जिसमें प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ECIR की एक प्रति भी शामिल है। जिन मुख्य संशोधनों को फैसलों ने मंजूरी दी, उन्होंने वास्तव में निर्दोष साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर लगा दिया, अभियोजन पक्ष के बजाय आरोपी के कंधों पर डाल दिया। और इसमें जो है जुड़वां स्थितियां क्या हैं? न्यायमूर्ति अब सेवानिवृत्त AM खानविलकर द्वारा लिखे गए 545 पृष्ठों के फैसलों पे जमानत के लिए PMLA की विवादास्पद दोहरी शर्तों को बरकरार रखा गया था। इन शर्तों के अनुसार PMLA द्वारा नामित ट्रायल कोर्ट को केवल तभी जमानत देनी होगी जब आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के खिलाफ अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और आरोपी को जमानत भी मिल जाती है तो उसे यह साबित करना होगा कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया गया है कि एक विचाराधीन कैदी जो जेल में है, जिसके साथ ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट साझा नहीं की, के लिए यह साबित करना कि वह दोषी नहीं है कम से कम असंभव कार्य तो बहुत कठिन अवश्य सिद्ध हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA को धन शोधन अभिशाप के विरुद्ध एक कानून कहा था, ना कि प्रतिद्वंदी राजनेताओं और असंतुष्टों के विरुद्ध चलाया जाने वाला हथियार। 545 पृष्ठों के फैसले में कहा गया था, यह एक अनूठा कानून है। संसद ने अपराध की आय के शोधन की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम को लागू किया है।
जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशी वित्तीय प्रणालियों पर बुरा असर पड़ता है। 2022 का निर्णय 2019 में वित्त अधिनियम के माध्यम से 2002 अधिनियम पेश किए गए संशोधनों के खिलाफ उठाई गई व्यापक चुनौतियां पर आधारित था। इन संशोधनों के खिलाफ 240 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर चुनौती देने वालों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून की प्रक्रियाओं और संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने का दावा किया। 2022 की निर्णय की और जाने वाली याचिकाओं को तर्क दिया गया था कि प्रक्रिया ही सजा में बदल गई है, अर्थात प्रक्रिया इतनी लंबी है कि ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ ईडी ने नासमझी में और देश के कर्णधारों के कारण, विरोध के कारण वो खरीदे नहीं जा सके, वो बीजेपी में मिल नहीं पाए, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनको जेलों में डाल दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण इसमें झारखंड के सोरेन साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए और उनको उससे पहले रिजाइन करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनके हक में 5 जजेस की बेंच ने फैसला दे दिया और रातों रात इस केंद्रीय तानाशाही सरकार ने उसको पलट दिया। आज दिल्ली की सरकार है, आज कैसे केंद्र सरकार मक्खन मलाई की तरह मुलायम हुई पड़ी है और ये दावा करती है दिल्ली की सरकार कि हम काम कर रहे हैं। तो आपको काम करने की स्वतंत्रता दी गई। अगर किसी चीफ मिनिस्टर को हथकड़ी लगाकर, बेड़ियां डालकर यह कहा जाएगा कि आप काम करें, तो मुझे नहीं लगता विश्व का कोई भी आदमी काम कर पाएगा। और जबकि वो व्यक्ति इलेक्टेड होता है, वोट से चुनकर आता है और उनका बहुमत होता है। ऐसा भी रहा कि दिल्ली में पहली बार 67 सीट्स 70 में से और दूसरी बार 62 सीट्स 70 में से जीतने के बाद बीजेपी ऐसी खींच गई, ऐसी झुंझलाहट हो गई, ऐसी अकुलाहट उनको हो गई कि उन्होंने कानून को ताक पर रख दिया। खास तौर से मैं मोदी साहब का नाम लेकर भर्त्सना करना चाहूंगा, इसमें अमित शाह भी कम नहीं है। किसी कानून को ना मानने वाले ये 2 भ्रष्ट व्यक्ति, जो कि 2002 के दंगों के आरोपी भी हैं, और हमारे होम मिनिस्टर तो बड़ी शान से तड़ी पार भी रहे हैं। 2 वर्ष उनको गुजरात से बाहर निकाल दिया गया था। तो आप अपनी पृष्ठभूमि को ना भूलें। और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो मात्र 1% है। अगर 196 लोगों के खिलाफ अगर आपने मुकदमे दर्ज किए जो कि विपक्षी पार्टियों के थे, और उनमें क्या हुआ, हेमंता शर्मा का, जिसके 350 पेज ले लेके घूमते थे, पूरा आपने विधानसभा का एक सत्र गायब कर दिया, चलने नहीं दिया। अब वो मोदी साहब की गोदी में बैठकर मलाई चाट रहा है। उसको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्कुट दिया, मुझे नहीं दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों के बारे में जहर उगलता है, उसके मुकदमों का क्या हुआ भाई साहब? अजीत पवार के 70,000 करोड़ के घपलों का क्या हुआ? तो मेरा मानना ये है कि ईडी जैसे ऐसे धार जो अपने ही देश के लोगों को काटे, उनको जेल में फेंके, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दें, ऐसे ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। ईडी एक वो वाहिद संस्था है जिसका अध्यक्ष जो है, जिसका डायरेक्टर जो है, वो बार मिश्रा साहब 4 बार एक्सटेंशन लेने के बाद उस पर बेशर्मी से काबिज रहते हैं। और होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और 2 बार एक्सटेंशन मान लेने के बाद, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री की अपनी खुद की रिक्वेस्ट थी, उसको मानते हुए, उनके पद की इज्जत को देखते हुए अंततः मिश्रा साहब को धक्के मारकर ईडी से बाहर निकालना पड़ा।
बेशर्मों, शर्म करो। देश का क्या हाल कर दिया तुमने, जो तुमने संवैधानिक संस्थाओं का कचरा किया है, उससे देश संभल नहीं पा रहा। और तानाशाह छाती ठोक कर कहता है कि मेरी 56 इंच की छाती है। जब पहलगांव में हमला होता है तो वो 56 इंची छाती जाती कहाँ है? और जो हमला करने वाले हैं उनको कौन सी जमीन खा गई, कौन सा आसमान निगल गया, वो पकड़ में नहीं आए। आज 6 मई है, 12 अप्रैल को ये हादसा हुआ, ये जो है वारदात हुई। कहाँ गए वो लोग? उसमें तो आप उनको ढूंढ नहीं पाते। 6 साल पहले पुलवामा हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ भाई साहब, वो भी तो बता दो। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जांच कौन करेगा? मणिपुर का माना बोलने वाला नरेंद्र मोदी मणिपुर में जाता नहीं है। ऐसा जिद्दी अड़ियल आदमी है वो, और वो परवाह नहीं करता। हर महीने लास्ट रविवार को वो अपने मन की बात करता है और जबरदस्ती लोगों को सुनवाता है। तो मेरा मानना ये है, जिस देश का निजाम ऐसा हो वहां पर ईडी क्या कुछ नहीं कर सकती, वो आप सब दर्शकों के सामने है, मेरे व्यूअर्स के सामने है। और मैं आपको इन प्रश्नों के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आप मेरे इन विचारों को, जहां गलती होगी उसमें सुधार की गुंजाइश करके मुझे सुझाव देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।